नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। जी, हमारे आज के खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक, पूर्व छात्र नेता गोपी कृष्ण नेमा। हाल ही में उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें ये कहा गया है कि अब छात्र संघ चुनाव होंगे। निश्चित रूप से छात्र संघ जब चुनाव हुआ करते थे उसके बाद ही नई लीडरशिप तैयार होती थी, लेकिन कुछ गलतियां कहें या कुछ मजबूरियां कहें, उसके चलते शासन ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे। उसके पीछे कारण ये बताया जाता था कि छात्र आपस में भिड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं, विवाद हो जाते हैं, जिसके चलते छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। लेकिन हाल ही में उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। 2017 के बाद वापस से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव होंगे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम गोपी नेमा जी से, जो एक छात्र संघ के एक बड़े पदाधिकारी भी रहे और उन्होंने छात्र राजनीति में अपना बड़ा योगदान दिया। नेमा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बताया जाता है कि 80s में आप गुजराती कॉलेज से चुनाव लड़ा करते थे और वहीं से आपका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। उससे पहले ना आपके पास कोई पार्टी थी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी। सिर्फ एक छात्र नेता के रूप में आप उभर रहे थे और एक छात्र नेता के रूप में आगे बढ़ते बढ़ते आप विधायक भी बन गए। क्या मानते हैं, छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए, लेकिन अब दोबारा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। कितने फायदेमंद है ये सवाल जो आपका है, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। जी। जब छात्र संघ चुनाव होते थे, दो ग्रुप आमने सामने होते, उम्मीदवार खड़े होते जी। पूरे शहर में उसका प्रचार होता, लोग घर घर जनसंपर्क करते और कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में अच्छा नेतृत्व तो सामने आता था। बिल्कुल। एक बार, दो बार जीतता, तीन बार जीतता, अगर अच्छा नहीं होता, लोगों की काम नहीं करता, मदद नहीं करता, तो अगली बार उसे घर बिठा देते थे, हरा देते थे या उसे उम्मीदवारी नहीं देते थे। हम स्वयं लड़े और मध्य प्रदेश इंदौर जिले के 24 ही महाविद्यालयों में हमने स्टूडेंट पैनल के नाम से पैनल लड़ाई और हमारे ग्रुप के लोगों को हमने लड़ाया। उस दौर में पार्टियां नहीं होती थी, लेकिन स्वर्गीय महेश जोशी जी, शेखर साहब, सेठी जी मुख्यमंत्री जी, इन सबके ग्रुप कॉलेज चुनाव में लड़ते थे। बिल्कुल। तुलसी सिलावट कांग्रेस से, चमकौर सिंह थे, सज्जन वर्मा थे जी, बड़े बड़े लोग, और इनके पीछे इनका हाथ होता था बड़े नेताओं का जी। हम जो लोग थे, हमारे पीछे कोई बड़ा नेता नहीं होता था, लेकिन हम इनके सामने लड़ते थे जी। तो स्वाभाविक रूप से हमारी मानसिकता कांग्रेस विरोधी बन गई जी, कि ये इनके साथ नहीं है, हम अलग लड़ेंगे जी। और लड़ते 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 सन 75 आया जी। देश में इमरजेंसी लगी जी। तो हम लोग आपातकाल में मीसाबंदी के रूप में बंद हो गए। वहाँ से छूट का आए, फिर छात्र संघ चुनाव में लगे। जी हाँ। अब जब लगातार हम चलते गए, पर सरकारें कांग्रेस की थी मध्य प्रदेश में, और पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस विरोधी, एंटी कांग्रेस छात्रों का माहौल बना और वो लोग जीतते रहे। तो कांग्रेस की सरकार ने, शिक्षा मंत्री चित्रकांत जायसवाल थे, उन्होंने एक आर्डर निकाला कि कॉलेज के चुनाव में असामाजिक तत्व और आपसी झगड़े बहुत होते हैं। जी हाँ। इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं बंद कर दिए जाए। जी हाँ। ये सबसे पहले बंद होने का, ये 88-89 की बात है जहाँ तक मैं समझता मतलब हूँ। वो सन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जी, तकरीबन यही, जब मैंने कॉलेज इंटर किया था तभी की बात। उन्होंने कॉलेज चुनाव बंद कर दिए। जी हाँ। फिर किसी तरह की कोई हलचल नहीं, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ, आज का छात्र कल का नागरिक है, कल का नागरिक नेतृत्व करता है, मतदाता है, और कॉलेज में वोट देने के बाद उसे इस बात का वैल्यू हो जाता है कि वोट की वैल्यू क्या है। बिल्कुल। मैंने अच्छे आदमी को दिया, अच्छा काम करेगा, मैंने गलत आदमी को दे दिया तो मैं साल भर तक मुझे तकलीफ होगी, अच्छा नेतृत्व तो नहीं मिलेगा। जैसे आपने कहा उस दौर के जो नेता रहे आप थे, जैसे कहा तुलसी सिलावट थे, सज्जन सिंह वर्मा थे, सुरेश मिंडा को उस्ताद उस्ताद कहा जाता है। क्या वजह थी आज भी उन्हें, किसी भी दल का नेता हो, सुरेश मिंडा को उस्ताद के नाम से संबोधित किया जाता है? आप भी उस्ताद कहते हैं? नहीं, क्या वजह? भी कहते हैं। हम जब कॉलेज गए थे तो गुजराती कॉलेज
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज। जी हाँ। टोटल फैकल्टीज वहाँ पर है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ। जी हाँ। और तकरीबन 5 से 7 हज़ार विद्यार्थी वहाँ पर हैं और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक एक कॉलेज माना जाता जी है। हाँ। उस वक्त मिंडा जी वहाँ पर नेता हुआ करते थे और मिंडा जी का मतलब वहाँ पे एक तरह से अपनी भाषा में बोले तो बोलबाला था, मिंडा अच्छा। पैनल। जी हाँ, मिंडा पैनल। हम मिंडा पैनल से लड़े, उनके सहयोगी रहे, लेकिन हमारा कोई वैचारिक मतभेद हुआ और हमने उनको छोड़ के स्टूडेंट पैनल की रचना की। जहाँ तक मुझे याद है एक मिंडा संघवी पैनल होता था, एक स्टूडेंट पैनल होता था, फिर एक विद्यार्थी पैनल, ऐसे करके 3-4 हाँ, पैनल हाँ, बने हुए थे। मिंडा जी ने फिर समझौता किया संघवी पैनल बना जी। के, लेकिन हमने स्टूडेंट पैनल के नाम पे अगर मिंडा जी को डिफीट किसी ने दी तो सबसे पहले हमने दी कि गुजराती कॉलेज की 12 सीटों में से, टोटल 12 सीट थी, उसमें से 10 हम जीते। जी। मिंडा जी को 2 सीट मिली। जी। वो उनका पराभव का सबसे पहला कारण बना। फिर वो समझौता करके लड़ते रहे, लेकिन फिर वो स्टूडेंट पैनल के बराबर नहीं हो पाए, जी। क्योंकि हमने हमारी विस्तार कर लिया, क्रिश्चियन में चले गए, होलकर में चले गए, आर्ट्स में चले गए, मऊ तक के कॉलेजों में हमने ये मान लिया जाए कि छात्र संघ चुनाव से जो नेता उभर कर आते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में कमाल करते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण आप हैं। बंद कर दिए गए थे, अब दोबारा शुरू किए गए हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या ये जो नई जनरेशन है इस वो वाले माहौल में ढल पाएगी? नहीं, बीच में फिर चुनाव हुए जी। लेकिन वो मेरिट बेस पे हुए। हाँ, मेरिट बेस पे हुए, उन्हें चुनाव नहीं कहा जा वो सकता ना। एक फॉर्मेलिटी थी। हाँ। अच्छा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो मेरिट में आया, हाँ, उसी उसे को अध्यक्ष बना हाँ, दिया। वो यही क्या उससे यही कम होता था। नंबर वाले को उपाध्यक्ष बना दिया, उससे कम नंबर वाले को सेक्रेटरी बना दिया। जी। तो ये बेचारा पढ़ेगा या जन समस्याओं से लड़ेगा, हाँ, ये डिफरेंस हो जाता है। कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। नहीं, कॉम्बिनेशन होगा ही जी। नहीं। वो सिर्फ बिल्ला लगा के शपथ विधि में रहेगा, कार्यक्रम में वो मतलब स्टूडेंट की समस्या को नहीं समझ स्टूडेंट की पाएगा। समस्याओं को नहीं समझेगा, और जो टीचर्स या डीन या प्रिंसिपल जो कहेगा उसमें यस करेगा। लेकिन जो छात्र संघर्ष से चुनाव खड़ा होकर जीतता है वो फिर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की के बात लिए करता है। क्या जी है, हाँ। उसका किस में भला है, जी। वो उसमें लग जाता है। और वो उस चीज़ को समझता है कि मैं और मेरी टीम अगर इस साल काम करेंगे तो अगले साल फिर हमको सब बहुमत मिलेगा। जी हाँ। तो नेतृत्व होने वाला। आज तक एक बात बताओ, आज इंदौर में छात्र संघ से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। हाँ। भंवर सिंह शेखावत हो, हाँ, भंवर सिंह शेखावत, कैलाश हो, हम हो, तुलसी हो, सजन हो, ये सब जो आज तो आज इंदौर के लिए कुछ बने हुए हैं। पार्टियों में, राजनीतिक दलों में जवाबदारी पर बैठे हैं। जी हाँ। ये सब लड़े हुए लोग हैं, हमारे जैसे संघर्ष किए हुए और कॉलेज में डायरेक्ट फाइट किया हुआ, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में फाइट किया हुआ। बिल्कुल। कोई मेरिट वाला यहाँ तक आया क्या? नहीं, एक भी नहीं है। 5-6 साल मेरिट के लोग भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। कोई मेरिट वाला यहाँ तक आया कि पार्षद बन गया, जी। विधायक बन गया? वो बेचारा होगा कहीं ब्लैंक में नौकरी कर रहा होगा, जी हाँ। कहीं मतलब आईपीएस आपका कहने मतलब ये पढ़ने लिखने वालों के लिए राजनीति नहीं है। नहीं, ऐसा राजनीति उन लोगों के लिए जो पढ़ते भी हैं और जनहित की बात भी दोनों करते बात करते हैं। ऐसा। मैं मेरी बात बताऊँ, हम आज तक फेल नहीं हुए, पहली बात। कहीं हमने चीटिंग नहीं की जी। दादागिरी से कुछ नहीं। पढ़ते थे, ठीक है, रैंक में नहीं जा पाए कि भाई 70% 80% आए, लेकिन पास होते थे जी हाँ। और अगली क्लास में जाते थे। वो इसलिए होना पड़ता था कि अगर हम पास नहीं होंगे, अब जब चुनाव होंगे नहीं, तो अब पास नहीं होंगे तो हमको एडमिशन नहीं मिलेगा, और एडमिशन नहीं मिलेगा तो हम आउटसाइडर हो जाएंगे और अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कॉलेज प्रेमाइसेस हाँ, अंदर नहीं आ पाएंगे। सही बात। आउटसाइडर है हाँ, वो। आउटसाइडर है। तो वो कानूनी रूप से बंधन था, इसलिए पढ़ना और पास होना भी जरूरी था। जी हाँ। तो 11 महीने हम पॉलिटिक्स करते हैं बच्चों की, और 1 महीने 1 महीने ईमानदारी से अपने लिए पढ़ते थे जी हाँ। और पास हो जाते थे। ये अब जो ऑर्डर्स हुए हैं, आपको क्या लगता है इससे कहीं नई पोद पैदा होगी, नए नेता सामने आएंगे? क्योंकि पहले आपके दौर में तो ना एनएसयूआई थी, ना भारतीय छात्र संघ संगठन था, एबीवीपी भी नहीं थी और एनएसयूआई भी नहीं थी। हाँ, मतलब वो उनका वो मतलब किसी पार्टी का हाँ, पार्टी किसी दोनों ही पार्टी का ऐसा संरक्षण प्राप्त नहीं था कि ये इन्हीं से संबंधित थे और इन्हीं के कैंडिडेट होंगे। क्या लगता है आपको, इससे नई जनरेशन में कुछ नए नेता आएंगे सामने? देखो, शर्त सबसे पहली चीज ये कि पॉलिसी क्या बनती है। जी। चुनाव कराने का कोर्ट ने कहा, जी हाँ। अब उसमें इब्बट हो गया, ठीक है, मेरिट बेस पे चुनाव करा रहे हैं, कोर्ट को सैल्यूट मार दिया कि आपके आदेश से हम छात्र संघ चुनाव छात्र संघ बना रहे हैं हम।
ये चारों छात्र संघ के पदाधिकारी, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर और ये छात्र संघ। ऐसा तो पहले भी हो ना, इसी ऑर्डर, वो जो पहले ऑर्डर हुआ इसका इम्प्लीमेंट इसी तरीके कैसे हुआ था? जब तक सीधा चुनाव नहीं हो, हर छात्र पदाधिकारियों को वोट नहीं दे, जैसा कि जनरल चुनाव हाँ पहले होता था, जैसे जनरल अपना आम हाँ चुनाव आम होता है, चुनाव भी होते हैं। तो वोट की वैल्यू मालूम पड़ेगी, नया नेतृत्व सामने आएगा और जीतने वाले को काम करने का अनुभव होगा, दुख सुख का भागीदार बनेगा जी। लेकिन मेरिट वाला इन सब से दूर रहेगा। तो मेरिट वाला चुनाव कोर्ट का बात को पूरी रखना है कि चुनाव करा दिए जी। लेकिन ये चुनाव जो है नहीं, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी जो जनरेशन थी, अब वो जनरेशन अब तकरीबन आप रिटायरमेंट पर आ गए सारे। जैसे आपने कैलाश जी का नाम लिया, तुलसी सिलावट जी का लिया, सज्जन वर्मा जी का लिया, इनका तमाम नेताओं का। इंदौर की बात करूँ, ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे सैकड़ों हजारों बहुत सारे नेता होंगे ऐसे हैं जो छात्र संघ से बनकर वहाँ हैं। नई जनरेशन के लिए फिर पार्टीज को भी चाहिए ना कि इस तरह के चुनाव कराए जाए, ताकि उनकी जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन तैयार हो पाए। देखो क्या है, ये हाई लेवल का मामला है। मतलब हाई लेवल मीन्स जो ऊपर पार्टी के बैठे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये वो पॉलिसी मैटर उनको तय करना है जी। हमसे कभी राय ले कि पुराने छात्र नेताओं से बात करें तो हम हमारी राय उनको दें जी। कि नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मेरिट नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ बैठे हुए आईएएस अधिकारी, मंत्री, सरकार और वरिष्ठ जन निर्णय ले ले कि भाई कोर्ट ने कहा है तो उसको फॉलो करना है, तो ये फॉर्मेलिटी हो गई, बिना टेंशन का काम खत्म। नहीं तो उसका कुछ नहीं कर सकते हो आप। नेमा जी, आप देख रहे हैं कि राजनीतिक स्तर कितना गिरता जा रहा है। उसकी मूल वजह यही है कि लोग सीधे संवाद में नहीं। आप लोग पहले संवाद करते थे लोगों से, आज के नेता सीधे संवाद नहीं करते। जो सेकंड लाइन आपने तैयार की है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कितनी बार अपने वार्ड में जाते हैं, वो कितनी बार अपनी विधानसभा में जाते हैं। तो जनसंपर्क भी तो खत्म हो रहा है, यानी आप पॉलिटिशियंस को ही खत्म करें। ये बात सही है। इससे इन फ्यूचर छात्र संघ चुनाव नहीं होना, पॉलिटिकल दलों को भी नुकसान होना। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वहां भी अयोग्य लोग सामने आएंगे, वही जो काम के प्रति गंभीर है वो नहीं दिखेंगे। जिन्हें जनसेवा करना उनको मौका नहीं मिल पाएगा। नहीं, वो आदत में ही नहीं है ना। तो वैसे भी तो अब तो पैराशूट नीति आ गई ना, पैराशूट से उतारते हैं। ठीक, पैराशूट पे भी आता है आदमी, पर काम तो करता है खुद भी जी। लेकिन जब इस तरह से ये हो जाएगा कि नॉमिनेशन ही होना है, तो फिर नॉमिनेशन ही होना है, नीचे भी नॉमिनेशन, ऊपर भी नॉमिनेशन। आप पूरे देश में देख रहे हैं जेनजीज यानी युवा सड़क पर आ गए। ये युवा ही वो शक्ति है जो देश को आगे ले जाती है। और छात्र संघ चुनाव के अंदर खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें, हालांकि जेनजीज ने इतना हंगामा मध्य प्रदेश में नहीं किया जितना कि दिल्ली और अन्य बिहार, उत्तर प्रदेश में किया है, तो इनको मौका दिया जाना चाहिए ना जेनजीज को। देखो क्या है, दुनिया के इतिहास में, इंडिया नहीं दुनिया में, किसान, मजदूर और छात्र, ये तीन वर्ग हैं जो आंदोलन करते हैं हमेशा। जी। किया है। और सरकार को इन्होंने जाके खड़े हुए और सरकार से चुनौती की है। ये तीन वर्ग ने, किसान हो, मजदूर हो और छात्र, या छात्र हो, ये अपनी जगह अपने आंदोलन और अपने इशू लेके खड़े होते हैं। आज जो जैन जी का विषय अपने देश में आया, जैन जी शब्द अपने यहाँ का नहीं है। हाँ, पहली बार ये बाहर से आया शब्द है कि 10 साल की इस जनरेशन को जैन जी कहा जाएगा। इसके बाद जो 2009 से पैदा हुए वो जैन अल्फा हो जाएंगे, और इसके पहले वाले और कुछ थे जी। हम किस कैटेगरी के थे ये हमको नहीं मालूम। लेकिन इस आंदोलन से लोगों की जुबान पे जैन जी और जैन अल्फा शब्द लोगों के दिमाग में आया कि ये क्या है। ये एक एज ग्रुप के लोगों का समूह, बिल्कुल, लेकिन जो आज देश में सबसे ज्यादा तादाद में 35% है वो। देखो आज भी हिंदुस्तान युवाओं का देश माना जाता है, बिल्कुल, आंकड़ों में। कोई वर्ल्ड में ऐसा देश नहीं है जहां इतने युवा हो। परसेंट में भी देखो 35% अपने यहाँ है। हाँ। अब ये जो होता है एक उम्र जिसको जैन जी कहा जाता है, इसको अपन स्वभावगत बगावती उम्र कह सकते हैं। अच्छा।
परिवर्तन का चाहने वाली, व्यवस्था से लड़ने वाली, क्योंकि वो बचपने से देख रहा है किसी तो ये उम्र तो आपकी भी थी, आपने भी करा बगावत ना, किया ना। मैं कह रहा हूँ जी। ना, अपन अब यथास्थिति वादे हो गए जी। इस उम्र में आके। आदमी आगे जाके यथास्थिति, ठीक है चलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो जो उम्र है वो संतुष्ट होने वाली उम्र नहीं होती है, वो उम्र बगावत वाली उम्र होती है, परिवर्तन की उम्र होती है। और जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन करने का भाव उसके मन में होता है कि नई चीज पैदा करो। तो आपको लगता है जो जेन जी सड़क पे उतरे हैं तो परिवर्तन ले आएंगे? नहीं, परिवर्तन मतलब सरकार का परिवर्तन नहीं, सरकार नहीं, मतलब हर दिशा में परिवर्तन, एजुकेशन में, रोजगार में, देखो व्यवहार में। देश में बेरोजगारी तो अपने आप में एक समस्या है जो है ही। जी। हर आदमी को रोजगार सरकार दे नहीं सकती। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की कि सरकार नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन आपको इतना सक्षम बनाने का काम करती है कि आप नौकरी देने वाले बनो। हाँ। छोटी इंडस्ट्री डालो और 5 लोगों को काम से लगाओ। ये तो सरकार मदद कर रही है मुद्रा योजना में और तमाम तरह की छोटी छोटी योजनाओं में। तो ये रोजगार उपलब्ध कराने का रास्ता सरकार बता रही है। लेकिन ये उम्र जो है, मैंने क्या कहा कि संतुष्ट होने वाली उम्र होती ही नहीं है। उनके कुछ इशू अच्छे भी होते हैं। हमारे माननीय संघ प्रमुख ने भी इस बात को माना है सही कि जैन जी उनकी बात सुनी जाए, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, आक्रामक है, और इनकी कुछ बातों में दम है। सरकार को इनकी बातें सुनना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में थोड़ा कहीं मिस्टेक है, उसको सुधारना चाहिए जी। और कुल मिला के कहीं भी मोदी जी वाली सरकार नहीं, कोई सरकार जी, अगर सामने कोई आता है तो चर्चा सबसे अच्छा हल है जी। बात करने से सब रास्ते निकलते हैं जी। लेकिन अगर कोई इस तरह से सोच ले कि बात ही नहीं करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होने के बजाय दुष्परिणाम की तरफ चले जाते हैं। जी। दोनों तरफ जिद पैदा हो जाती है जी। तो ये जिद नुकसान करती है। तो आप क्या मानते हैं, सरकार ने जिद करी, जेन जी ने जिद करी? तो एक जनरल बात बता रहा हूँ, जी। इसमें जेएनजी वाला नहीं, कहीं भी जिद नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए सामने। जी। बात करें आराम से, ये एक इशू आया, ये खत्म हो गया, और इशू आएंगे, सरकार बात करे, 2 टप्पी बात वापस छात्र संघ पर ले आता हूँ मैं आपको कि इंदौर और मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होंगे तो क्या फ़ायदे होंगे और नहीं होंगे तो क्या नुकसान अब तक के मध्य प्रदेश ने झेला है? देखो, कुल मिला के नई पौध, नया नेतृत्व, नए लोग हमें चुनाव नहीं होने से मिलना बंद हो जाते हैं। अच्छा। फिर मनोनयन वाले ही लोग आते हैं। उन्हें झेलना पड़ता है। पहली सीढ़ी अगर मतलब हम माने राजनीति में पार्षद है तो फिर घर बैठे व्यक्ति को पार्षद लाना पड़ता है। और अगर हम जैसे विद्यार्थी नेता थे उस टाइम, सब पार्टियों ने अपने अपने विद्यार्थियों को, नेताओं को लड़ा दिया। सही बात, बिल्कुल। पार्षद, हाँ, पार्षद दमदार लड़का है, इसको लड़ा दो। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, घर बैठे हुए आदमी को लड़ाना पड़ता है। अच्छा नेतृत्व तो नहीं मिलता है, उससे जनता का नुकसान ये है कि संघर्ष करने वाला और उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति उनके सामने नहीं आ पाता। चुनाव होने पे कुछ विसंगतियां चुनाव के उसमें होती है, ऐसा नहीं होती है। असामाजिक तत्व वाला भी इशू है, आपसी झगड़े का भी इशू है, लेकिन कठोर कानून बना के, कुछ नियम संयम बना के अगर उसे फॉलो किया जाए और प्रत्यक्ष चुनाव किए जाए तो वही चुनाव इस देश की राजनीति को दिशा देने वाले बन जाते हैं। बिल्कुल। देश को नया नेतृत्व मिलने का रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल भाई, जैसे पहले चुनाव में खर्चे, अब आप खर्चे पे प्रतिबंध लगा दो और शुरू ही साल 2-4-10 जगह प्रदेश में रिजेक्ट कर दो फार्म लड़ने वाले को कि नहीं, तुमने गड़बड़ की है तो ये हटाएंगे, हम नहीं लड़ने देंगे। जी हाँ, घर बैठो, जी हाँ, अगले साल देखना। ऐसा अगर सख्ती से 10-5 जगह निर्णय हो जाए प्रदेश में और अखबार में और मीडिया के माध्यम से इस बात जो चले कि यार वहाँ के अध्यक्ष कर फार्म रिजेक्ट कर दिया इनने इस कारण, तो अगली बार या उसी वक्त लोग लाइन से सूद सांवल से चलने लग जाएंगे। जी। और आपको ध्यान होगा, सेशन आए थे ना अपने इसमें चुनाव, टीएन सेशन आए थे, चुनाव को सीधा कर दिया था। राजनीतिक दलों के लोगों को व्यवस्थित कर दिया था। 10 बजे माइक बंद, पोस्टर नहीं लगेंगे, ये नहीं होगा, एक पैसे का हिसाब दो। तो सेशन ने चुनाव कराया ना, उसके पहले आपका कहना मतलब ये सरकार चाहे तो व्यवस्थित तरीके से छात्र संघ चुनाव करा सकती है, लेकिन उसके लिए कठोर
होना पड़ेगा। प्रतिबंध होना पड़ेगा और कानून व्यवस्थित नियम संयम बना के उसको चुनाव कराना जी। चाहिए। उससे ये होगा कि अच्छा नेतृत्व तो सामने आएगा, पार्टियों को अच्छे कार्यकर्ता मिलेंगे काम करने वाले, जनता को अच्छा नेता सामने आपके दिखेगा। दौर में तो गिनती के कॉलेजेस होते थे, आज तो इंदौर शहर में मैं समझता हूँ दर्जनों कॉलेजेस हैं, ठीक है और वहाँ पर छात्रों की संख्या भी बढ़ी है, तो ऐसे में नेतृत्व क्षमता और ज़्यादा अच्छी उभर कर नहीं आएगी। ज़्यादा आएगी, आएगी, कोई तकलीफ नहीं उसमें। आपका मानना छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? 100% होना चाहिए जी। मेरिट वाले नहीं, मेरिट वाले नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव होना प्रत्यक्ष चाहिए, रूप से मतदान वाले। मतदान वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे चर्चा करे थे पूर्व छात्र और पूर्व विधायक गोपी नेमा जी, जिन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव क्यों होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर सभी राजनीतिक दलों को अपनी सेकंड लाइन तैयार करना है तो छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वो ये कि शासन प्रशासन चाहे तो बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव करवा सकता है और उसे करवाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में युवा नेता देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और शहर का नेतृत्व कर सके। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।